हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला की अगर यहां पर बात करें, कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। उन्हें याद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति, हरियाणा के करनाल की बेटी और भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला जी महिलाओं और युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला किया है। यह ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लिया जाएगा, जो काफी कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग पद्मा स्कीम और प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के लिए किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में यह बात कही और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में नई नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया है, जिसे लेकर एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की और यह जाना कि बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और आगामी हरियाणा के बजट को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है। सुनिए आप भी। केंद्रीय बजट पेश हो चुका है, पेश किया है। हम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस बजट को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि जो केंद्रीय बजट 2022 और 23 के लिए आया है, उसे आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा बजट आया और इससे निश्चित तौर से ग्रामीण विकास को भी एक नई गति मिलेगी और जो खेती बाड़ी है उसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने 23,000 करोड़ रुपया रखा, तो उसमें भी, और जो हमारा गरीब तबका है, मजदूर है, उसके लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, और जो आज हमारी विकास दर है वो आज देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद वो और गति पकड़ेगी और आगे बढ़ेगी। तो आपको इस बजट में जिस तरह से युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो बात होनी चाहिए, आप इससे सेटिस्फाई हैं कि बजट जो है पूरी तरह से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए बिल्कुल बहुत ही विकास वाला बजट है, तरक्की वाला बजट है और इससे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भी ध्यान रखा गया है और किसानों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है और जो गरीब वर्ग है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो, और वो रोजगार तभी पैदा होंगे यदि कृषि में भी एक परिवर्तन आए, तो उसके लिए भी है। और जहाँ इंडस्ट्री में और गति, जो भी मैंने कहा कि विकास दर सबसे ज़्यादा है दुनिया में, तो उसमें और गति आएगी तो निश्चित तौर से उससे रोजगार भी बढ़ेगा। मंत्री जी, क्योंकि अब केंद्रीय बजट आ चुका है तो ऐसे में राज्य का बजट भी कुछ समय के बाद आएगा। इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अभी तक जितने भी बजट हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत किए वो सारे बजट जो हैं बहुत ही अच्छे बजट प्रस्तुत किए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी वो इस काम के बहुत एक्सपर्ट हैं और खासकर उनका जो ध्यान है वो अंत्योदय की तरफ है कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसका विकास कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक योजना चलाई है, जो अभी परिवार पहचान पत्र बनाया गया और उसमें 1,80,000 से कम आमदनी वाले लोगों की सूची बनाई है और उसमें उनका प्रयास ये है कि 1 लाख से कम वाला कोई व्यक्ति अभी नहीं रहना चाहिए और उसके लिए उन्होंने मेले लगाने भी शुरू कर दिए कि भी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी आमदनी 1 लाख से कम हो। और हम अपने कार्यकाल में चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम हो। तो निश्चित तौर से वो सारा का सारा जो है वो प्रारूप आपको बजट में दिखाई देगा। इसी प्रकार से किसान के लिए जो है, मतलब यानी कि जहाँ देश में अभी तक लोग 2 या 3 फसलें खरीदते हैं, तो हरियाणा सरकार 14 फसलें खरीदी और 14 फसलों के साथ साथ जो भावांतर भरपाई योजना दी, तो उसमें भी 26 फसलें ऐसी हैं जिसमें भावांतर भरपाई योजना काम कर रही है।
और किस प्रकार से किसान के हर खेत को पानी मिले, किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है। जो पानी आज तक समस्या बना हुआ था तालाबों का, उसके लिए भी एक बोर्ड का गठन करके उसको साफ करना और उस पानी को भी सिंचाई के तौर पर इस्तेमाल करना, और टपका विधि को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना और इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो उस विधि का इस्तेमाल करें और उसमें 80% की सब्सिडी देके, और जहाँ पानी जो सेम है उसमें भी एक योजना जिस प्रकार की है कि मछली पालन वहाँ पे शुरू होता है कि किसानों को उस पर लाभ हो। तो इस प्रकार की जो सोच है, तो निश्चित तौर से जहाँ मैंने अभी आपको बताया है कि जो गरीब व्यक्ति है, जहाँ किसान की बात है, तो उसको प्राथमिकता में रखा जाएगा। तो ये हैं कंवरपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय बजट जो आया है वो सर्वांगीण और हर वर्ग के विकास के लिए है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हरियाणा का बजट आएगा वो भी हर वर्ग का उसमें ख्याल रखा जाएगा, खासकर गरीब आदमी और जो सिंचाई है, अन्य क्षेत्र उन्होंने बताए हैं, किसान कल्याण है। इस बजट में जो है हरियाणा के, इन पर फोकस रहने वाला है। एनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ हरियाणा सरकार की साझेदारी में संपन्न होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण पोस्टरों और मॉडल के माध्यम से तालाबों को रीस्टोर करने संबंधी कार्यों को प्रदर्शित करेगा। तेरह जनवरी को आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सीएम से मुलाकात करके अपने क्षेत्र में सीवरेज समस्याओं को जो मामला था उसे उठाया था और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करवाने के निर्देश दिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट ने कुलदीप की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा था कि विधायक जी कभी सीवरेज खुलवाने आए नहीं, लेकिन क्रेडिट लेने आ गए, और इसी मसले पर उन्होंने एएनबी न्यूज से खास बात की। राजनीति के साथ साथ एक्टिंग कर रही, लगातार चर्चाओं में रहने वाली सोनाली फोगाट इस समय हमारे साथ हैं। इस समय चर्चा का जो कारण है वो आदमपुर विधानसभा सीट है। इन्हें ये बात नागवारा गुजरी कि वहाँ से विधायक जो हैं कुलदीप बिश्नोई अनड्यू जो एक क्रेडिट लेने की कोशिश इनके मुताबिक कर रहे हैं और ये लगातार वहाँ काम कर रही हैं, वहाँ के विकास का काम कर रही हैं। नमस्कार जी। मैम, ये बताएं कि आदमपुर की बात थी, आप क्यों खफा हुई? कुलदीप बिश्नोई मिले, वहाँ के विधायक हैं मुख्यमंत्री से। देखिए, खफा होने की बात नहीं है, हम तो अपनी बात रखते हैं, जैसे आपके सामने भी रख रहे हैं। हर किसी के सामने हम, कोई अगर हमसे पूछता है तो बात रखी जाती है, इसमें नाराजगी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो काम हम लोग करवा रहे हैं, बड़ा मेहनत के साथ विधानसभा में लगे हैं, उन कामों का कोई क्रेडिट कोई दूसरा लेता है। जो चिट्ठी हम लोग 12 तारीख को आके आदमपुर के कामों की, जिसमें वो काम भी था जो वो फ़ोन करवाने का दावा कर रहे हैं उसमें, और किया भी होगा, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं करेंगे, वो सबको एक बराबर रखते हैं, तो किया होगा उन्होंने फ़ोन, लेकिन उससे पहले वो काम हम दे चुके हैं। तो हम लोग ने, जैसे मुख्यमंत्री जी से हम बराबर मिलते रहते हैं, लेकिन कई बार जैसे उनके बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने हमें विधानसभा के कामों के लिए उनके मुख्य सलाहकार कृष्ण बेदी जी के लिए बोला हुआ है कि आप अपने काम इन तक पहुंचाए और फिर आगे हमें मिल जाते हैं। तो 12 तारीख को जो काम हम देके गए, उन्हीं कामों का हवाला देते हुए उन्होंने फ़ोन करवाया है। तो आपको लगता नहीं कि वहाँ के विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए? जनता के काम को लेकर आप पार्टी के तौर पे अपनी तरह से काम कर रही हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं। और अभी इस बार उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन दूसरे के काम को लेकर आप मेहनत करिए, काम लेके आइए, मुद्दे उठाइए, और अगर लोगों के बीच रहते हैं तो मुद्दे भी निकलेंगे। ये जो प्रेरणा फिल्म है, ये कब तक जो है हम माने कि मार्केट में आ जाएगी? 2 महीने का समय इसमें लगेगा, शूट के बाद 2 महीना। तो 2 महीने में हम माने कि हरियाणा के जो लोग हैं आपको दोबारा फिर एक बड़े पर्दे पर देखेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। तो सोनाली फोगाट जी ने बताया कि राजनीति में उनका कोई
कुलदीप बिश्नोई से वैसा विरोध नहीं है, वे लोगों के बीच जाएं, काम करें, लेकिन जो एक अनचाहा एक जो क्रेडिट है उससे बाज आएं। और इसके साथ साथ इन्होंने और कहा है कि राजनीति से हटके अपने जो कोर फील्ड है इनका उसमें भी काम कर रही हैं। एक फिल्म इनकी आ रही है प्रेरणा, ये लीड रोल में है उसमें, और उस फिल्म का जो थीम है, जो संदेश है, वो यही है, युवाओं को प्रेरणा दी जाती है कि कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करें। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने पेगासस जासूसी मामले पर बोलते हुए कहा कि जासूसी कांड को लेकर जो रिपोर्ट छपी है उसमें विस्तार रूप से बताया गया है कि इजराइल के साथ भारत की 15,000 करोड़ से ज्यादा की डील हुई थी, जिसमें पेगासस ऐप खरीदा गया था और जिसमें साफ पता चलता है कि मोदी सरकार झूठ पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मोदी जी ने जो गैर कानूनी तरीके से जासूसी कार्रवाई की उसके लिए सरकार को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जासूसी कांड को लेके जो अमेरिकन डेली में एक नई रिपोर्ट छपी है, जिस प्रकार से बताया गया है डिटेल में कि कैसे जो इजराइल के साथ जब भारत की 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, उस समय ये जो ऐप है, ये जो पेगासस जो खरीदा गया था, तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो ये मोदी सरकार है ये झूठ के पलंदों पे टिकी हुई है। इन्होंने जिस प्रकार से सब लोगों के सामने और यहाँ तक कि पार्लियामेंट में इन्होंने ये बयान दिया था किसी की जासूसी नहीं हुई, जबकि तथ्य ये है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी, जितने देश के जो बड़े बड़े हम जुडिशरी में लोग हैं, उनकी राजनीतिकों की और काफ़ी लोगों की उस वक़्त जो प्रेस के लोग हैं उनकी भी जासूसी की गई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि इस प्रकार के घिनौने कृत्य में ये सरकार लिप्त है। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को देश से, राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार से उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो जासूसी कराई है, और इसको लेके पार्लियामेंट में भी उन्होंने गलत बयानबाजी की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर ऑलरेडी इस चीज़ को लेके एक समिति गठित की गई है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 2 वर्ष के कोविड कार्यकाल ने विश्व का संकेत दिया है कि ना तो विज्ञान ना ही राज्य सत्ता मुख्य है, बल्कि ईश्वरीय और आध्यात्म ही सर्वोपरि है। उसे साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सात्विक जीवन का लाभ भी मिलेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि आध्यात्म की नींव पक्की होनी चाहिए, अगर यह कच्ची हुई तो हालात इसी प्रकार से होते रहेंगे। वस्तुतः बसंत पंचमी जो है, जहाँ एक और ऋतु परिवर्तन का दिन है, एक नए अध्याय का सृजन होता है बसंत के साथ, मौसम के रूप में भी, प्रकृति के रूप में भी, वातावरण के रूप में भी और मानवीय प्रकृति के रूप में भी। वहीं साथ ही साथ बसंत पंचमी सरस्वती जी के अवतरण का दिवस भी है, सरस्वती जी के प्राकट्य का भी दिवस है बसंत पंचमी। और ऐसे में क्योंकि हरियाणा का सौभाग्य है आदि बद्री के रूप में सरस्वती की प्राकट्य स्थली होने का, और आदि बद्री के आगे हिमाचल का ही क्षेत्र आता है, तो इस दृष्टि से हमें लगता है कि जो हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार में MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो निश्चित रूप से सरस्वती जी के अविरल प्रवाह के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है, एक अच्छा साधन बन सकता है। और हमें विश्वास करना चाहिए कि आने वाले समय में सरस्वती जी के प्रवाह का फिर हम दर्शन भी कर पाएंगे और उसका सौभाग्य लाभ भी ले पाएंगे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के स्कूलों में आज से फिर चहल पहल शुरू हो गई है। छात्रों की आमद से स्कूल गुलजार हो गए हैं। हालांकि अभी स्कूल सिर्फ 10वीं से 12वीं क्लास तक ही खुले हैं, वो भी उन छात्रों के लिए जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। छात्रों के लिए स्कूल आने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रों को मास्क लगाकर स्कूल आना होगा। तस्वीरें फतेहाबाद, रेवाड़ी और झज्जर के स्कूलों की है, जहां कक्षाओं में 2 गज की दूरी का पालन करते हुए छात्रों को बैठाया जा रहा है। आज से सभी अध्यापकों का भी स्कूल आना अनिवार्य हो गया। स्कूल पहुंचने पर छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। आज से स्कूल खुलने पर बच्चों में कितना उत्साह है और स्कूलों में अध्यापक कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सुनिए बच्चों और अध्यापकों की जुबानी। लगभग 30 दिन बाद में खुले हैं और सरकार की ये बहुत ही एक सफल नीति रही है। और इसमें मंत्री जी ने शुरू में कहा था कि वैक्सीनेशन के बगैर बच्चों को और पेरेंट्स को इस बात का भय रहता था और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता था और संशय बना रहता था कि कहीं कोरोना जैसी महामारी है, ये कहीं बच्चे को या समाज को तकलीफ न दे दे। तो अब ये 15 से 18 की वैक्सीनेशन जब से हुआ है, अब किसी भी तरह कोई भय नहीं रहा है और 99% यहाँ जो है हमारे वैक्सीनेशन हो गया है। कोई बच्चा जो बचा है वो किसी बीमारी की वजह से या बच्चे के जो है कोई तकलीफ थी इस तरह की कि उसको वैक्सीनेशन गाइडलाइन के मुताबिक, SOP के नियमों के मुताबिक उसके कुछ टाइम बाद में किया जाएगा। तो अभी जो है हमारे बच्चों का पूरी तरह से मन लगा हुआ है और पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से हो सकेगी और पूरा बीच में डिस्टेंसिंग का जो है उसका भी पालन किया गया है। बच्चों के लिए गाइडलाइन जो पुरानी थी उनमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार करके वही मास्क, वही सैनिटाइजर, वही काम, वही डिस्टेंस से बैठाना, वो सारी चीज़ें लागू रहेंगी। और जिनको पहले फर्स्ट डोज जो लग चुकी है, केवल वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे माँ बाप से अनुमति लेकर, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा स्कूल में। नहीं, वो छुट्टी पड़ने के बाद है ना पढ़ाई थोड़ी कम हो रही थी। अब स्कूल खुल गया है तो अब लगता है कि हाँ आगे हमारा भविष्य थोड़ी अच्छा होगा। और वैसे भी पिछले साल कोरोना आने के बाद में फिर उसके बाद पेपर वगैरह नहीं हुए तो आगे जाके जो 10वीं में जो पेपर नहीं दिए जिस बच्चों ने, तो आगे जाके उन्हें आगे 11वीं के पेपर उनमें तकलीफ होगी। और बस जबकि अभी तक भी अभी ओमिक्रॉन आ गया है, लेकिन अब उसके बाद दोबारा लगता है कि शायद पेपर नहीं होंगे, लेकिन स्कूल में आए तो अच्छा लगा। तो काफ़ी समय बाद आज स्कूल में आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में आने के बाद। कैसी फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि इतने दिनों से घर थे, हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है इतना ज़्यादा, तो स्कूल में आके वो कवर होगी हमारी, तो बहुत अच्छा लगा। और ऑफलाइन तो मतलब फ़ोन हाथ में, पर पढ़ाई नहीं होती उससे। जो स्कूल में पढ़ाई होती है, मैम आमने सामने बैठ के पढ़ाती है, वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ऑनलाइन तो नहीं होती। 1 महीने के बाद स्कूलों को खोला गया है। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। हम सभी बच्चों को हैंड सैनिटाइज करवाते हैं और उनका टेम्परेचर नोट करवाते हैं और पूरे स्कूल के जितने भी क्लासरूम हैं उनको सबको सैनिटाइज करवाया गया है और ये कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। मैं अपने बच्चों को, जिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुई है, उनको प्रोत्साहित करेंगे और वैक्सीनेशन करवाने का भी प्रबंध करेंगे। आज स्कूल खुल गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम स्कूल आए हैं। वैसे तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पर ऑनलाइन पे ऐसे नहीं हो पाता था कि जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जैसे अपनी स्कूल में आके अपने टीचर्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं। इसलिए यहाँ आने के बाद में अच्छा लग रहा है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमारा स्कूल ऐसे ही चलता रहे। आज फरवरी तो आज स्कूल खुल रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जो ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता ना, वो मतलब बिल्कुल मैम के आमने सामने आता है। तो मैं अपनी जो हरियाणा सरकार है उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो टीचर्स हैं उन्होंने इतना सहयोग दिया हमें कोरोना के टाइम में भी, तो मैं उनका भी तहे दिल से। प्रदेश भर के स्कूलों में आज एक बार फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। छात्रों की आमद से स्कूल गुलजार हो गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्रों को मास्क लगाकर स्कूल आना होगा। कक्षा में 2 गज की दूरी का पालन करते हुए बैठाया जा रहा है। आज से सभी अध्यापकों का स्कूल आना अनिवार्य है। स्कूल खुलने पर पहुंचे छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की, उनके चेहरे खिले नजर आए। छात्र छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन पढ़ाई होती है, अध्यापकों से सीधा संवाद हो जाता है।
आज हम पहुंचे हैं डुल्ट गांव के स्कूल में, जहां पर 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। आज काफ़ी लंबे समय के बाद 1 फरवरी को स्कूल खोले गए हैं सरकार के गाइडलाइंस के थ्रू, कोरोना नियमों का पालन करते हुए। कितने बच्चे आज स्कूल में पहुंचे और क्या क्या कोरोना नियमों का पालन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं और कितने अध्यापक यहाँ पर पहुँचे हैं, ये हम देखना चाहेंगे। स्कूल के अंदर अभी पहुँचने वाले हैं, पहुँचे हैं +1 क्लास में। इनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से इनकी स्टडी चल रही है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चों से जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है उनको आज स्कूल के प्रांगण में पहुंचकर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम मनीष है सर। नमनीश कौन सी क्लास में? +1 क्लास में सर। आज 1 फरवरी को कोरोना काल के बाद स्कूल खुले हैं, कैसा लग रहा है आपको स्कूल में आकर? कोरोना के नियम है उनका किस प्रकार से आपने पालना की है? वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है? वैक्सीन लगवा रखी है सर जी। और कोरोना नियम को भी पालन कर रहे हैं और हमें स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हम यही कहना चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जारी रहे, ताकि ऑनलाइन क्लासेस से हमारी आंखों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और ऑफलाइन क्लासेस से हम हमारे डाउट्स को टीचरों से डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने डाउट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते थे जी। तो ये थे बच्चे, इन्होंने कहा है कि ऑफलाइन क्लासेस में जितना हम बेनिफिट उठा सकते हैं स्टडी का, उतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं उठा सकते। और भी बच्चे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है। कौन सी क्लास में उनका? मैं 11वीं क्लास में सर। आज काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं। कोरोना काल आया हुआ था, तीसरी लहर कोरोना की, उसमें स्कूलों को बंद कर दिया गया था। आज दोबारा से कुछ क्लासों के स्कूल खोले गए हैं, इसमें क्या कहना चाहोगे? ऑनलाइन आपकी क्लासें लगती थी, क्या वो स्टडी अच्छी थी या फिर ये ऑफलाइन जो क्लास आप लगा रहे हो ये स्टडी अच्छी है? सर ऑफलाइन क्लास ही अच्छी है, क्योंकि मतलब जो डाउट होते हैं हम टीचर के पास खड़े होकर या बैठ के पूछ सकते हैं आराम से। और ऑनलाइन क्लास में मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते थे। और घर पे जैसे पढ़ रहे हैं, घर वालों ने कुछ काम किया, किताब बंद और चल दिए, मतलब कंसंट्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं रही थी, मतलब ठप हो गए थे बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं स्कूल खुले और बच्चे भी आए और कोरोना के नियमों का पालन करें और स्कूल को जारी रखे। तो ये थे बच्चे, इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जो ऑफलाइन में हम कर पाते हैं, ये इन बच्चों का यहाँ पर कहना है। हम अध्यापक स्टाफ से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। वहीं टीचर स्टाफ है, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहना है इनको। आज 1 फरवरी को स्कूल खोले गए हैं कुछ क्लासों के, और कुछ क्लासों का अभी भी स्कूल बंद है। कोरोना नियमों का जो पालन करने के लिए बोला गया था, ऐसा क्या क्या यहाँ पर सरकार की जो हिदायतें उनका पालन किया जा रहा है स्कूल के अंदर, ये हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर्वप्रथम आपका आरोही मॉडल स्कूल डुल्ट में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चों ने सभी ने अपना काफ़ी खुशी जाहिर की है स्कूल खुलने पर। और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बहुत से बच्चे हैं हमारे पास। और ग्रामीण परिवेश में आप जानते ही हैं, अभी पेरेंट्स हैं वो काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं, तो एक फ़ोन है, तो ऑनलाइन शिक्षा एक मजाक सा बनकर बच्चों के लिए रह जाती है। हालांकि बच्चे प्रयास करते हैं और हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स जो हैं केवल मात्र एक फ़ोन है और उस फ़ोन पर ही काम भेजा जाता है, फ़ोन पर ही क्लासेस ली जाती हैं, तो अधिकतर बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क इशू रहता है। तो बहुत बच्चों ने खुशी जाहिर की है स्कूल खुलने पर, तो हम भी काफ़ी उत्साहित हैं, बच्चे आए हैं और हमारा भी इससे मनोबल बढ़ेगा। तो ये हमने अध्यापकों से जानना चाहा। अध्यापकों ने कहा है कि जल्दी से जल्दी सभी बच्चे वैक्सीनेशन करवा लें और जल्दी से जल्दी सभी स्कूल खुलें, ताकि सभी बच्चों को पूर्ण रूप से जो स्टडी मिल सके, वो अच्छे से अपनी वो पढ़ाई कर सके। ऑफलाइन पढ़ाई में और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो बच्चों ने यहाँ पे हमें बताया कि वो लगातार ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जो ऑफलाइन में वो 5 से 6 घंटे बैठकर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में नहीं होती। अगर वो ऑनलाइन बैठते हैं तो उनकी आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है। वहीं दूसरी बात बच्चों ने रखी है कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हम ऑनलाइन में पुटअप नहीं कर पाते हैं, जो ऑफलाइन में हम अच्छे से सीख पाते हैं। वहीं कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि जब वहाँ रैलियाँ होती है या फिर चुनाव होते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं होता, तो स्कूलों को क्यों बंद किया गया है? स्कूलों में कहाँ से कोरोना आता है? स्कूलों को खोला जाए ताकि हर बच्चे को एक प्रॉपर वे से स्टडी है जो वो करने को मिल सके, ये कहना है यहाँ पे बच्चों का। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आज स्कूल खुलने को लेकर। स्कूल लगने से बहुत ज़्यादा खुशी बच्चों के चेहरों पर देखने को हमें मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं बच्चे। ANB न्यूज़ में फतेहाबाद से कुलदीप टिब्बी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए
लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।